फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले भाई तबाही तरीके से आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड जियोग्राफी का चैप्टर थी जो है क्या एग्रीकल्चर। अब देखो यार, इसे हम अगर बुक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बुक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको उस छोटे के साथ आपको एक ब्रॉड लेवल पर भी थिंकिंग दूंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो जरा पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, इसका इंट्रोडक्शन आप ऐसे समझिए, पहले में आपको पढ़ना है क्या कि एग्रीकल्चर का महत्व क्या है भारत में। दूसरे में आपको पढ़ना है क्या कि सीजनल जो आपकी क्रॉप्स है किस तरीके से बोए जाते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है और जायद क्रॉप क्या है। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, वो हमको लास्ट में देखना है। लेकिन उसके बीच में हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे किस तरीके से हम प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं एग्री क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से, जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है, आपका फार्म है, और आजकल के प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बंटवारा के कारण लैंड बहुत छोटा छोटा हो जा रहा है, और एग्रीकल्चर पर सरकार किस तरीके से काम करे, इन सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना बकवास किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा यार कि भारत जो है, भारत नाम से ही जाना जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए, मतलब भारत सुनते ही आपके दिल में एक नाम आ जाता है, हाँ भाई किसान होंगे, खेती किसानी करेंगे, मतलब तबाही तरीके से एकदम हल वल जोतेंगे उस तरीके से। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारा जो भारत है उसमें कम से कम जो है, मैं कम से कम बता रहा हूँ ना, 50% जो आपका पूरा जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर एंगेज्ड है। और आप सबको पता है जो विलेज एरिया में आज भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, वहाँ पर ज़्यादा नौकरी चाकरी के पीछे नहीं भागा जाता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी ही की जाती है। अब इसी खेती किसानी के दौर पर हम सबको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को बोते हैं, और उन क्रॉप्स को बोने के लिए स्पेसिफिक रीज़न क्या है, उन सब चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं। देखो, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे टर्म्स है, जैसे आपको बोल रहा हूँ मैं सीज़न। आपने पिछले साल जो है पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि नहीं मेरे को तो नहीं पता, ज़रा बता देता हूँ, आपको रिवाइज कर देता हूँ कि क्लाइमेट और वेदर में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, क्लाइमेट का मतलब क्या है, एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड पर जो आपका एटमॉस्फेयर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। सीधी भाषा में आप समझो, जैसे क्लाइमेट ऑफ मैं राजस्थान बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, हॉट क्लाइमेट। और अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो क्या बोलोगे आप उसको, क्या बोलोगे, बहुत ठंडा है। गोवा की बात करूँ तो आहा क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, यानी कि ना गर्म है ना ठंडा है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो क्या है, मॉडरेट है, यानी ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो उसे क्लाइमेट बोलते हैं, जो एकदम बहुत पुराने समय से चली आ रही, जैसे कश्मीर में ठंडी जब से शुरुआत हुई भारत की तब से चली आ रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट। लेकिन वेदर क्या होता है, मतलब अभी पानी गिर के भाग गए तो उसको क्या बोला जाएगा, वेदर। यानी कि उस वेदर क्या था, रेनी था। वैदिक वेदर क्या है, सनी है। जैसे कोई मोबाइल में आता होगा ना, सनी वेदर है, सनी ये है, फलाना है, सनी रेनी है, यानी कि थोड़ा सा 50% पानी गिरने का चांस है। थोड़ा जो है आज का शुभ समाचार दोस्तों, आज की इस ताज़ा खबर में बताना चाहते हैं कि सूरज आज हमको दिखने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होता है, वेदर होता है। अब जरा समझते हैं सीज़न। देखो, सीज़न का मतलब क्या होता है, बहारें। अब जैसे बहारें का मतलब, जैसे आप समझ बाहर आ गया एकदम, ठीक है। तो मतलब कि सीज़न का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जहाँ पर कोई चीज़ों को किया जाता है। जैसे वो कोई भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अब समझ सकते हो, जैसे दुर्गा पक्ष है ना, मतलब जैसे हिंदू रिलीजन में दुर्गा पक्ष होता है, जो आपका मुस्लिम रिलीजन होता है उस सब में जो अभी आया था नौरोज का त्यौहार होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो उन सब के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसे भी क्या बोला जाता है, सीजन बोला जाता है। तो वो स्पेसिफिक टाइम जहाँ पर स्पेसिफिकली कोई चीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है, सीजन बोला जाता है। अब एग्रीकल्चरल सीजन माने एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से सीजन आते हैं, उसे एग्रीकल्चरल सीजन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, एग्रीकल्चरल सीजन हमारे भारत में 3 टाइप के, और सबके अलग अलग होते हैं। हमारे भारत में 3 टाइप के, एक है क्या खरीफ, दूसरा है क्या रबी, और तीसरा है जायद। देखो, खरीफ क्या इसको बोला जाता है, रेनी सीजन को बोला जाता है, नहीं जहाँ पर पानी गिरेगा उसको खरीफ बोला जाएगा। रबी मतलब कि जो विंटर सीजन है, जहाँ पर जिस समय आपको ठंडी लगेगा उस समय विंटर हो जाएगा। और समर सीजन मतलब कि जायद। आप खुद सोच के देखो, बैला टाइप को दे दिया आपको, पानी कब गिरेगा भाई, पानी कब गिरेगा, कौन सी गिरेगा, तो जून से चालू हो जाता है जुलाई पे,
ये जून जुलाई पे स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ ठंडा कब लगना चाहिए, स्वेटर ला मंगवा दे तो स्वेटर मंगवा दूँ दादा, भारी ठंडा लगा थे। ऐसे कब बोलते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। कब बोलते हैं, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। जैसे मैं अभी जिस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ, अभी रेनी सीजन है ना, अभी बारिश वारिश हो रहा है। तो ये कौन सा सीजन है, अभी हम लोग का महीना चल रहा है जुलाई, जुलाई खत्म होने वाला है। तो जुलाई खत्म होते होते अब यहाँ पर क्या हो गया, रेनी सीजन आ चुकी है। यानी कि जून से आ चुका था, लेकिन जुलाई में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अभी ये आ चुका है किसमें, खरीफ में। अब रबी की बात करें तो ठंडा कब लगता है, जब एकदम स्वेटर वेटर पहनते रहो कड़कड़ा के, दादा पंखा उनका नहीं चला तो गोड़ों में ठंडा मार देगा, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम हो जाता है, अक्टूबर दिसंबर का। और जायद की बात करें तो अभी जो हम लोग छोड़ के गर्मी छुट्टी हो जाता है सकता, गर्मी छुट्टी हो जाता है, वो सब के समय किसमें चालू होता है आपका, वो तो चालू खैर आपका मार्च वगैरह से हो जाता है, लेकिन मेन उस क्रॉप को बोया जाता है जून में, ठीक है ना। अब मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है। छोटा उल्टा लिखा के का जी, जून नहीं आएगा अभी, सामने सामने आपका आएगा मई, सामने आएगा आपका मई और फिर आएगा जून। पहले आएगा मई, उसके बाद आएगा जून। आप उसका टेंशन मत लो, अभी तो मैं बताना चालू कि मैं जून, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस किस टाइम पर क्या क्या होता है। अब आपको पेपर में लिखने के लिए आएगा, ये आएगा 2 नंबर के लिए पक्का है, 2 नंबर तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। या फिर आपको अगर ज़्यादा नंबर के लिए दे देते तो आप लिखते बनना चाहिए, चार्ट बना के होगी तो भी चलेगा। अब जरा मैं कुछ वर्डिंग लिखा उसको एक बार आप पढ़ो। देखो आपने पढ़ा होगा क्या, ऑनसेट ऑफ मानसून। देखो इसको, ये वाला जो पैराग्राफ है इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आपको पूछेगा क्या कि ऑनसेट ऑफ मानसून किस सीजन को बोला जाता है। ऑनसेट अराइवल, अराइवल ऑनसेट आया है, वो सब चीज़ किसके लिए यूज होता है, खरीफ के लिए। मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून यानी बारिश के आने से ही ये सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब आप सबको पता है कि इसके जो क्रॉप्स है वो कब कब बोए जाएंगे, तो जून जुलाई के समय से बोए जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में उन सब की कटाई की जाएगी, ठीक है। और इनमें क्रॉप्स क्या क्या आते हैं, राइस आता है, मैज आता है, ज्वार बाजरा मूंग। अब आप सबको पता है जी खेती किसानी के दिन, सब किसाने के लइका हो ना, सब किसाने के लइका हो, सबको पता है। अभी थरहा परहा बोआवा थे और बाद अभी हमारे यहाँ भुट्टा उट्टा बोबो, ठीक है। ज्वार बाजरा जो है होगा, हमारे यहाँ मूंग अभी कटाई मूंग कट गया है, मूंग कट चुका है, तो ये मूंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मूंग इसमें नहीं आएगा, छोटा कहीं का इसमें मूंग नहीं आएगा, मूंग तो इसमें आएगा। देखो मूंग, मूंग उसमें आएगा, ठीक है ना, मूंग इसमें आता है, मूंग में आता है जी। मूंग किस में आता है बाबू, मूंग आता है आपका रबी में। रबी में देखो भाई बिटवीन खरीफ एंड जायद, यानी कि विंटर सीजन को जिस बेसिकली हम बोल सकते हैं। आप आपको घुमा फिरा के वर्डिंग को वही लिखना है छोटा, ठीक है। अब इसका जो ऑनसेट हो जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर के समय पर इसका ऑनसेट हो जाता है और अप्रैल जून में इसकी कटाई हो जाती है। वहीं अगर हम समर सीजन की बात करें तो ये इसमें जायद क्रॉप हो जाते हैं, जिसमें मई में इसका बोई हो जाता है और जून में इसका कटाई भी हो जाता है। इसके एग्जांपल देखो, ये रबी के एग्जांपल देखो, वीट, पर सबको पता है गेहूं जो है वो किस समय बोला जाता है, ठंडी के समय में। बारले, बारले आप सबने शायद ही देखा होगा, बारले जो है ना वो थोड़ा सा भुट्टा टाइप का रहता है, भुट्टा टाइप का, लेकिन उन्होंने थोड़ा घचपचाया रहता है उसमें। जरा आपको बताऊंगा, पीस का मतलब क्या है, मटर, मटर। और ग्राम का मतलब सबको पता है चना, चना चुराए बर जाबो बेटा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसी समय। मूंग भी इसी समय आता है और एक्स्ट्रा चीज। और अगर जायद की बात करें तो वेजिटेशन होता है, सबको पता है टमाटर उमाटर इसी समय बोया जाता है। वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज, और मस्क मेलन खरबूजा, ये सब जो है इसी समय में बोया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे चैप्टर में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके सामने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इन टर्म्स को आपको समझना होगा कि हमें जो है इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला तो है नेट सोन एरिया, दूसरा है इरिगेशन फैसिलिटी और तीसरा है क्या, प्रोडक्टिविटी। अब आप सबको पता ही चल गया होगा कि नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि जितना बड़ा हमको एरिया मिलेगा एक जगह पर उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अभी इसको आप ऐसे रिलेट कीजिए कि अगर आपके पास जो है 10 एकड़ ज़मीन एक पास पे है और अगर आप वहाँ पे कोई बाड़ी खोद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे वहाँ पे कल्टीवेशन करना ऑब्वियस सी बात है इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू छिद्रा बिद्रा में। मतलब जैसे अगर आपका कहीं पे 2-3 एकड़ है, कहीं पे और 2-3 एकड़ है, कहीं पे 5 किलोमीटर दूर में 2-3 एकड़ है, ओ चच्चा 5 किलोमीटर पानी पलो देवे जी, हाँ पानी पलो देवे, ठीक है ना, बोलना चालू कर देवे। तो जो दूर दूर में रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा घचपचा जाता है। लेकिन अगर आपके पास 10 एकड़ का प्लॉट एक ही जगह पर है तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है ईजी हो जाएगा। वहाँ पर 1-2 बोर आप खुदा सकते हैं और वहीं से आप उसको पानी भी जो है चलाकर उसे अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मतलब नेट सोन एरिया मतलब कितने एरिया पर आप ग्रो कर रहे हैं किसी क्रॉप को,
उसका बढ़ना क्या कहलाता है, नेट सोन एरिया। लेकिन इस नेट सोन एरिया को आप ऐसा समझिए कि ये जो नेट सोन एरिया है कहने के लिए तो एक जगह है, लेकिन एक जगह पर जितने ज़्यादा ज़मीन होंगे उसी को क्या बोला जाएगा, नेट सोन एरिया। एक जगह पर जितनी ज़्यादा ज़मीन, वाह वाह क्या गहरी बात बोल दी सर जी। मतलब एक जगह पर जितने ज़्यादा ज़मीन, समझ रहा हो, मतलब कि मतलब मेरा खेत जो है अगर एक जगह पर 10 एकड़ है और एक जगह पर क्या है, मान लो एक जगह पर 10 एकड़ है और किसी का खेत एक जगह पर 5 है और एक जगह पर 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका ज़मीन 5-5 है उसका प्रोडक्शन रिलेटिवली कंपेरेटिवली कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू 10 एकड़ वाले एक प्लॉट पे, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, नेट सोन एरिया। दूसरा आता है क्या, इरिगेशन फैसिलिटी। ऑब्वियस ही बात है अगर आपके पास पानी है तो कुछ सब कुछ है और अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जल ही जीवन है ये सब बोलते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप कैसे पालोगे पानी, कैसे करोगे, क्रॉप भी तो जिंदा रहता है बाबू, पानी चाहिए उसको भी। तो इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी कैनाल जी, इंदिरा गांधी कैनाल किस बैरेज से बना है, आप इसको कमेंट में मारोगे। भाई देखो यार, अगर आप पढ़ रहे हो मेरे चैनल से और अगर आप सारे वीडियोस को देख रहे हो तो मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ढंग से पढ़ते हो चैप्टर को, और कई लोग भगलोली करके आए हैं, चल ऐसी चैप्टर हैं आज पढ़ना है कुछ कुछ चलो पढ़ लेते हैं। ऐसा जो बैला टाइप का आता है ना उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रॉपर मैनर में पढ़ रहा है कंटिन्यूसली उसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको आता है तो आंसर आप नीचे मारोगे कि इंदिरा गांधी कैनल किस बैरेज पर बनाया गया है। और अगर हो सके तो आप ये भी बता देना कि डैम और बैरेज में क्या अंतर है, अगर आपको पता है तब की बात है, वरना तो फिर समझ रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है क्या, प्रोडक्टिविटी में, इरिगेशन फैसिलिटी में वही कैनल वगैरह। प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में आपको दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। आप कई बच्चों को क्या लगता है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन तो एक ही है, सब में तो हमको धाने बोना है, धान के काटना है, काट को फिर दाल भात खाना है, बस और कुछ नहीं। ये उन्हीं लोग हैं जो बस क्या कर सकते हैं, इनको बताया जाए कि सुबह को ये वाला बटन बंद करना है, शाम को ये वाला बटन बंद करना है, बस दिन भर वही काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि सुबह किसको बंद क्यों कर रहे हैं और शाम को बंद क्यों कर नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में बेसिक अंतर क्या है, देखो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक होल अमाउंट पर किसी चीज की उत्पत्ति को प्रोडक्शन बोला जाता है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा खतरनाक खतरनाक सब यूज। देखो जैसे मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मैंने 10 एकड़ ज़मीन में जो है 1100 नहीं 500 कट्टा धान बोया। 500 कट्टा धान मेरे केस में हो गया, मेरे पूरे 10 एकड़ के ज़मीन में हो गया, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। लेकिन उस 10 एकड़ में से 1 एकड़ में कितनी उत्पत्ति हुई इसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो, थोड़ी डीप बात है बाबू, डीप मतलब कि पूरा जो होल हमारा जितने में बोए थे उसको मिलाकर बोला तो क्या बोला गया, प्रोडक्शन। लेकिन 1 एकड़ में स्पेसिफिकली बोया गया कुछ इतनी उत्पत्ति, उसे क्या बोला जाएगा, प्रोडक्टिविटी। और आप मुझे बताइए क्या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। बिल्कुल है सर जी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, जितने 1 एकड़ से बोया जाएगा, मतलब जितने उत्पत्ति 1 एकड़ से ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब कहने के लिए तो दोनों आसान है, दोनों सेम ही है, बट ये होल के लिए आ जाता है और ये एक सिंपल के लिए आ जाता है। अब इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसके आप लिख सकते हैं कि फैट फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है हमें ग्रेन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोगों को फीड देने के लिए, यानी कि ज़्यादा लोगों को खाना देने के लिए। उसी तरीके से हमें जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप फिर लिख सकते हैं कि नेट सोन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डिवीज़न को कम करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने जो है चैप्टर का एक फेज खत्म कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, हवा भी नहीं लगा, और आपने एक फेज खत्म कर लिया। अब जरा हम लोग देखते हैं भाई दूसरा फेज। दूसरा फेज क्या है, देखो दूसरा फेज में हमको देखना है क्या, किस टाइप से आपके जो क्रॉपिंग पैटर्न है। देखो 2 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, 2 तो कॉमन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा मल्टीपल क्रॉपिंग और एक होता है क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जरा दोनों में अंतर समझते। देखो क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना जी, क्रॉपिंग पैटर्न। देखो पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज्ड मैनर में
लिखना। जैसे आप सब ने पढ़ा होगा फिजिक्स में स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में हम लोग लाइट को एक अरेंज मैनर में लिखते हैं, जिसमें जैसे कि आपका रेनबो हो गया, रेनबो के 7 कलर एक अरेंज मैनर में होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिस कलर को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये लमसम बातें हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न देखो, क्रॉपिंग पैटर्न में हमको देखना है क्या कि किस तरीके से आप क्रॉप्स को किस मैनर में बोते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न बोला जाता है। एक होता है कि आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, आप सबको होता है मिक्स्ड मतलब क्या होता है, मिंजरा। ठीक है, मिंजरा मतलब जिसमें चना मुर्रा टाइप सब चीज़ नहीं डालते, चना मुर्रा यों त्यों और कहीं कहीं भून भाज के डाल दो, वो सब क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड का मतलब आप सबको पता चल गया कि किस तरीके से मिंजरा तरीके से बोलना है। अब भाई आप सबको पता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में होगा क्या, ये एक खेत है, मैं क्या करूँगा, इस तरफ पूरा क्या बो दूंगा, इस तरफ मान लो मैं पूरा मूंग बो दिया, इस तरफ मान लो मैं पूरा बाजरा बो दिया, फॉर एन एग्जाम्पल इस तरफ मूंग बो दिया, इस तरफ पूरा बाजरा बो दिया, तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। और वहीं अगर हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें, तो अगर मैं एक ही लैंडस्केप में 3 महीने के लिए एक पल्सेस बो दिया, फिर अगले 3 महीने के लिए मैं धान बो दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मल्टीपल क्रॉपिंग ही देखने को मिलती है, ना कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहता, लेकिन क्या करें फिर, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग आपको याद होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ आपको, आपकी सहूलियत के लिए भाई लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यार आपका ये वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का आपने बहुत बढ़िया जो फेस था उसको ख़त्म कर दिया। अब जरा हम लोग देखते हैं क्या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यार देखो, तो ग्लोबली अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो वो हमारे पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करेगा। जैसे हम सबको पता है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है किसका, पल्सेस का। मतलब हम लोग पल्सेस जो दाल होते हैं, दाल उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और जो आपका कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, कॉफ़ी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन टी का इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना टी तो हम लोग मतलब हम लोग दुनिया का सबसे ज़्यादा टी उगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पी जाते हैं। समझ रहे हो, कोनो सगा थे, ए चाय पी हो जी, चाय 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 चाय, दिन भर में 4 कप चाय अकेले ढोंगे, और इसने पी लेदरा टाइप, तो पूरा तो सारा पूरी दुनिया के चाय हम ही मन पीटर थे। ऐसे हो जाता है। जैसे विदेश में कॉफ़ी कल्चर पहुँच जाता है, भारत में टी कल्चर पहुँच जाता है। जैसे विदेश में जो नॉर्वे है, फिनलैंड वगैरह है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंजप्शन होता है, तो इसी तरीके से टी होता है। तो भाई जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में भाई बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका, आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी निकलेगी कैसे, तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत कि भाई जो आज के समय में क्या हो रहा है, हर चीज़ पर फर्टिलाइज़र डाला। आप खुद सोचो कि जो चीज़ शुद्ध नेचर से नहीं मिल पा रही है, अगर हम उसमें कुछ आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपकी ही बात करूं, तो अगर आप, है ना, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, तो अगर आप अपने बालों पर, जैसे मैं बालों के झड़ने पर बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे अब अगर आप अपने बालों पर एक कंडीशनर डालोगे, यूँ डालोगे, मेरे बाल एकदम सिल्की हो गया एकदम, यार एकदम मज़ा ही आ जाएगा, वैसा नहीं, कुछ नहीं। अगर जो आदमी सिंपल रह रहा है, जो डेली साफ सुथरा रह रहा है, नहा खोल रहा है, सब ठीक कर रहा है, उसका बाल नहीं झड़ेगा। जो ज़्यादा होशियारी मारेगा, एयर कंडीशनर लगाबो, जेल लगाबो, बाबू रुक ना, 10 साल बाद देखो तो बाल का देखे पूरा झड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ का अति कर दोगे ना, तो क्या होगा, लैंड को भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैनर में झेलना पड़ता है भाई। अरे भाई तुम इतना ज़्यादा यूरिया, पोटास, डीएपी, ठीक है, इतना ज़्यादा मार दोगे, ससुरा कीड़ा मकोड़ा तो मरे चाहे मत मरे, साला पूरा रूट जो है उसका सौंख के लाल हो जाएगा, इतना ज़्यादा पोटास मार देते हैं आजकल तो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जो है गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तो वर्मी कंपोजिटिंग पर बहुत ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि जो भूपेश बघेल का सरकार था भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया। क्योंकि यार देखो, सरकार कुछ गलत कर रही है उसमें भी बोलना चाहिए, सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो उसमें भी बोलना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस समय पर जो आपका भूपेश बघेल जी थे, माननीय श्री, तो वो जो जब सीएम थे, तो उन्होंने जो वर्मी कंपोजिटिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था। जैसे कि आप सबको पता है कि उन्होंने क्या किया था, जो अर्थवर्म्स रहते हैं ना, अर्थवर्म्स, तो उन अर्थवर्म्स को जो है हमारे जो गोबर रहता है, गोबर में अच्छी तरीके से खाद बनने के लिए दिया था। आप सबको पता है 2.5 रुपये किलो गोबर भी उन्होंने खरीदा था। ये गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो इससे जो है क्या
हो रहा था, हमें जो है ना फर्टिलाइजर्स के प्रति थोड़ा सा जो झुकाव है ना उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि हमारा एग्रीकल्चर ढंग से हो सके। तो यही चीज़ें कुछ कुछ बताई गई हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। देखो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखने से पहले आपको कुछ इंटरनेशनल चीज़ों को समझनी होती है। जैसे कि देखो कभी भी ना ग्लोबली कोई काम होता है ना, तो एक चीज़ याद रखना कि ग्लोबली कोई काम हो रहा है ना, तो उसमें दोनों का क्या देखा जाता है, दोनों का प्रॉफिट देखा जाता है। मतलबी टाइप से कुछ कामें होती है। जैसे अगर मान लो मेरे को रसिया से कोई सामान खरीदना है, मुझको रसिया से मान लो राफेल मिसाइल खरीदना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना भी देखेगा ना कुछ इंटरेस्ट कि इंडिया मुझे कहाँ कहाँ पर हेल्प कर रहा है। मतलब अगर रसिया पर कोई हानि आ गया, जैसे अभी यूक्रेन वॉर चल रहा, तो नरेंद्र मोदी जी गए थे उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो उसी तरीके से जब जब मदद चाहिए तो आप भी मुझे मिलेंगे और मैं आपको बदले में ग्रेन्स दूंगा, पेट्रोलियम दूंगा, यूँ दूंगा त्यों दूंगा। तो इस तरीके से होता है कि ग्लोबल रिलेशन, मतलब दोनों का वैल्यू देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का काम ज़्यादा होता है। जैसे ईरान तो हमको थोक में दे देता है जी, बेचारा क्या करता है पता है आपको, ईरान हमसे डायरेक्ट रुपीज़ में पैसा लेता है ना कि डॉलर में। ये कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको पेट्रोलियम दे दूंगा, आप मुझे उसके बदले में कुछ सामान दे देना, कुछ अनाज दे देना। तो हमारे लिए और अच्छा हो गया कि हमको पेट्रोलियम महंगा पड़ता है। भाई आपको पता है पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, एक तो ज़्यादा राइडर मन के का के भी भाड़ उड़ावा थे सान, ठीक है, उन लोग का कुछ बोल नहीं सकते। तो पेट्रोलियम कंजप्शन बहुत ज़्यादा ना, हम लोग सोचो 1 लाख पर डे, 1 लाख पर डे, 1 लाख बैरल, 1 लाख बैरल बोले तो समझ रहे हो। एक बैरल जो रहता है वो 159 लीटर का रहता है, एक बैरल 159 लीटर का। और हम लोग 1 लाख बैरल खरीदते हैं डेली रसिया से। सोचो इतना ज़्यादा पेट्रोलियम का कंजप्शन है, ठीक है। तो मतलब समझ के देखो कि कितना ज़्यादा न बड़े अमाउंट में, छोटा कहीं का तुम उतना पैसा नहीं देखे उतना तो हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं, देख ले, और उसमें भी उतना रेट चढ़ा के, समझ रहा हो ना, रेट चढ़ा के। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि जो ग्रेन्स होंगे ना, ग्रेन, तो उन ग्रेन्स को जब हम लोग आपस में इधर उधर सप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो है दोनों का इंटरेस्ट देखा जाएगा। अब ज़रा समझते हैं क्या कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी आया है बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से। मतलब कि अगर हम किसी बायोलॉजिकल थिंग्स या कुछ बोल सकते हैं नेचुरल थिंग्स पर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और उसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर उस काबिल बना दे रहे हैं जिस काबिल से वो जेनेटिकली इम्प्रूव होकर कुछ काम को अच्छा कर सके, अच्छे से कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। अब ज़रा समझो यार, आपको समझ नहीं आएगा, मुझे पता है एक बार में कौन चीज़ समझ आता है, आपको किसी को समझ नहीं आता। तो ये पेपर में आने की चांस है 2 नंबर के लिए, बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, नोलॉजी, ठीक है। ज़रा इसका लिख देता हूँ, इसको लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ना। टू इम्प्लीमेंट, या फिर इसको ऐसे लिखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेटिकली improved information seeds, in implementation of genetically improved informed seeds with the help of टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि किसी सीड पर, यानी कि कोई भी जो धान गेहूँ जो भी आपका सीड है, उस सीड पर अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे जेनेटिकली इम्प्रूव कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो इसका आने की चांस है, आप एग्जाम्पल वगैरह भी लिख सकते हो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस भी किए जाते हैं। तो दोस्तों भाई इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको इस वीडियो को देखने शिद्दत से फिर आपको उसे रिवीजन करना है। और मैं इसी तरह बता रहा हूँ, जैसे जिन लोगों ने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा, भका लड़का लोग पहले जाके सिलेबस का वीडियो देख के आना, फिर यहाँ पर आना, ठीक है। तो सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि हमने जो अपना प्लान बनाया था कि जियोग्राफी का हमें 3 चैप्टर लगातार खत्म करना, वो खत्म हो चुका है। अब 3 चैप्टर लगातार हमारा खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का हमने 2nd चैप्टर देखा, फर्स्ट नहीं देखा है अभी, फर्स्ट को देखेंगे। और अपना जो है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है, मतलब जो
फोर्थ चैप्टर है उसको देखेंगे, ठीक है। तो उन चैप्टर को हम लोग अभी खत्म करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।